नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी इटावा की, जहां किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आगे बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ सरकारी गाड़ी छोड़ 2 पहिया वाहन से कलेक्ट्रेट पहुंचे। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बलिया शहर में विकास के दावों की पोल खोलती एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जहां ग्रामीण नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। मामला खोरी पाकड़ ग्राम सभा का है, जहां लाखों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी एक नाली ने पूरे इलाके को तालाब में तब्दील कर दिया है। भीषण गर्मी और ऊपर से सड़क पर फैला नाली का ये बदबूदार पानी, ये नजारा है बलिया सदर विधानसभा के खोरी पाकड़ स्थित शिव मंदिर के पास का। कहने को तो यहाँ विकास के नाम पर लाखों रुपए बहाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज श्रद्धालुओं और राहगीरों को इसी गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। सड़क 2 गांव के बीच होने के कारण जिम्मेदारों ने इसे लावारिस छोड़ दिया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संजीव कुमार राय का सीधा आरोप है कि 3 से 4 साल पहले जिला पंचायत द्वारा 14 से 15 लाख रुपए की लागत से नाली निर्माण हुआ था, जो पूरी तरह भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। डीएम समेत तमाम अधिकारियों को पत्र लिखा है, लेकिन सुनवाई शून्य है। क्या नाम है आपका? जयराम जी कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, अभी यहाँ पे किस तरह की समस्या सामने खड़ी है? समस्या ये महीना 1.5-2 महीना से चल रहा है। मतलब जब भी होता है ना, यहाँ पर हमेशा परेशानी होता है। क्या होता है? मतलब बरसात से लेकर के सूखा तक सभी परेशानी हो रही है यहाँ। किस तरह की परेशानी है? क्या है? आने जाने के लिए बस पानी का प्रॉब्लम है। कैसा पानी है ये पानी नाले का है। अच्छा, बरसात का भी पानी रुक जाता है। आखिर क्या वजह है कि ये नाले के पानी जो है रोड के ऊपर तक आ गया है? तो देखिए ना, वहाँ पर मिट्टी गिरा हुआ है। पानी तो आम जनता के भी हमारे भी हैं, लेकिन यहाँ पर गिर गया पानी तो निकास नहीं होगा तो परेशानी सबको होगा। गिरा है? मनकीत सागरला ग्राम थोड़ी रहने वाले हैं। अभी कैसा ये पानी लगा हुआ है? सर ये जानते हैं, ये नागा जी का स्कूल का पानी है, नागा जी पानी है, ग्राम थोड़ी का पानी है। यहाँ भैया आज से नहीं 3 साल से पानी लगे हुई है। दोनों गांव का राय साहब प्रधान है। ग्राम मालदेपुर विनोद राय है, थोड़ी पकड़ के विनोद राय है, संजीव कुमार राय वो है प्रधान। यहाँ पानी कब से लगा है? यहाँ 3 साल पर हो गया पानी, 3 साल पर हो गया। अभी फिलहाल जो है पानी का स्रोत जो है अचानक बढ़ा है कि मतलब पहले से इतना? माटी से फेंक दिए हैं वो लोग, माटी फेंक दिए, मैं नहीं जाएगा ना जी, पानी मैंने आता है। कौन लोग फेंक दिए हैं? राय साहब लोग। अच्छा, क्यों फेंके हैं? बुढ़ा रहा फेंक दिए हैं। क्यों फेंके हैं? अब पता लगा है उनका खेत भाई 3 साल 5 साल से खराब है, तो फेंके हैं। अब काहे फेंक काहे नहीं हम नहीं जानते हैं। क्या नाम है आपका? गुड्डू जी कहाँ के रहने वाले हैं? अभी यहाँ पे क्या समस्या है? समय तो साहब यहाँ बहुत खराब समस्या, हम लोग को बहुत झेलना पड़ रहा है साहब। गांव भर के झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर भी सब माटी गिरा कर कोई नहीं देखा, बंद कर दिए हैं। सबको परेशानी, बेटी बहन शादी ब्याह सब हो रहा है। बड़ी दिक्कत हम लोग झेल रहे हैं। गरीब आदमी हम लोग का बस का नहीं है जो हम लोग कर पाएंगे। तो पानी लगने से बीमारी फैलने की भी आशंका है क्या? बहुत नागा जी स्कूल का भी सब पैखाना का भी पानी आता है, बहुत ज़्यादा भी पानी आता है। गांव का भी पानी आता है, इससे से निकास होता है। यहाँ पर सब बंद कर दिए गए हैं। किस दुकान तरह भी यहाँ सब बंद कर दिए गए हैं। दुकान के कुछ है तो समस्या किस तरह की समस्या है यहाँ पे? समस्या साहब पानी हेल्प कर जाना पड़ता है। आप लोग सब पानी हेल्प कर जाना पड़ता है। ठेहुन में पानी हेल्प कर जाना पड़ता है। बहुत बुदबू आ रहा है, या बीमारी का भी संभावना हो सकता है साहब। शिवनारायण जी कहाँ के रहने वाले हैं? अभी यहाँ पे कैसा समस्या सामने खड़ी है? ये पानी का निकास पहले बना था, ये बना था वहाँ तक जाने के लिए, मान लो कि मोड़ से निकले के लिए। अब लेकिन ऐसा बना जो उसका पानी निकल ही नहीं पाया, और आज तक यही समस्या बनी हुई है। अभी बोलिए कि पानी वहाँ माटी गिरा है, गिरावाज हाँ पहले ये बना था ना वहाँ के लिए, मालदेपुर के लिए, इसका जो पानी निकालने के लिए जो बना था, लेकिन ऐसा बना कि उसका पानी आज तक नहीं निकल पाया। उसी तरह से किसी टेम्पोररी व्यवस्था यहाँ पर की गई, वो भी मंदिर के जमीन में पानी गिर रहा है। इससे कितना दिक्कत हो रही है आप लोगों को चलने में, बीमारी फैलने में? देख ही रहे हैं आप लोगों को, खुद देख रहे हैं क्या दिक्कत है। और परिचय बता दो। मैं संजीव कुमार राय, ग्राम सभा खोड़ी पाकड़ का ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ। अभी जो मालदेपुर जो मेन
टर्निंग है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे देखा जा रहा है कि काफी गंदे पानी जो है सड़कों पे जमा हुआ है, इकट्ठा हुआ है। आखिर क्या कारण है कि नाली का जो है सुचारू रूप से पानी नहीं बह पा रहा है? उसका मेन कारण यही है कि आज से लगभग 4 साल पहले जिस समय शुक्ला जी यहाँ पे सदर विधायक थे, उनके द्वारा एक प्रस्ताव लिख के दिया गया था जिला पंचायत को कि इसके नाले की अति आवश्यकता है ताकि ये पानी का जो है निकासी बढ़िया बेहतर तरीके से हो सके। उस समय जिला पंचायत के द्वारा वो पैसा भी पास हुआ और उसके काम भी यहाँ पे जमीन पे किया गया, लेकिन वो काम जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। जो पानी इधर से निकल के माधवपुर मोड़ की तरफ जाना चाहिए थे, जो सीवर लाइन थी, वो उल्टा पानी उधर से घूम के इधर ही आता है और वो भ्रष्टाचार के चलते ये पानी की निकासी की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके चलते यहाँ पे आए समय पानी लगता रहता है और गाँव की जनता को इससे देखा ये कार्य का मौसम है, काफी दिक्कत लोगों को झेलना पड़ रहा है, बीमारियां भी फैल सकती हैं, तमाम इस तरह के कई चीज होने की आशंका है। क्या इसमें प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रही? क्योंकि हमने पिछली बार जब इस तरह की व्यवस्था बनी थी तो हमने इसके लिए पत्राचार भी किया था। CDO साहब के यहाँ भी हमने एक लेटर लिखा था और DM साहब के यहाँ भी एक लेटर लिखा था। तो उसके लेटर लिखने के उपरांत ये हुआ था कि उस समय जो तत्कालिक जिला पंचायत के JE साहब थे, वो मौका मुआयना करने के लिए भी आए थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम इसको क्या कहते हैं कि बनवा देंगे। और आश्वासन देने के बाद थोड़ा बहुत काम भी करवाया उन्होंने और उसके बाद फिर वो बीच में छोड़ के उस काम को लटका कर चले गए। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जा रही है कि बगल में ही हमारे यहाँ जिले का प्रतिष्ठित विद्यालय भी है, नागाजी जो है प्रतिष्ठित विद्यालय, जिसके यहाँ लगभग 3-3.5 हजार की संख्या में छात्र भी हैं और उनका भी पूरा मल मूत्र का पानी भी जो है इसी में आ रहा है और जिसकी सुचारू रूप से व्यवस्था न होने के चलते मल मूत्र का जो पानी आ रहा है अभी कहाँ इकट्ठा हो रहा है? वो मंदिर के सामने हो रहा है और लोगों को सड़कों पे हो रहा है मंदिर के सामने। उससे हमारे गांव के खोड़ी पाकड़ की लगभग 40% आबादी प्रभावित है, मालदेपुर के भी लगभग 40-50% आबादी प्रभावित है और लोग उसी में मजबूरी बस उसमें घूम के जाना पड़ रहा है और मंदिर पे जो भी श्रद्धालुगण भी आ रहे हैं उनको भी उसी पानी में से निकल के मंदिर पे जाना पड़ रहा है। ये जो कार्य है जिला पंचायत की तरफ से लगभग कितने समय पहले इस पे कार्य हुआ था और ये पूर्ण हो गया था? ये लगभग 3 साल पहले ये काम हुआ था जी, 3 साल पहले करके और चले गए। कितने का लगभग लागत से ये कार्य था? हमको पूरी जानकारी नहीं, लेकिन अनुमानित हमको लग रहा है कि 14-15 लाख रुपए का ये काम था। हाँ, इसमें क्या था? उस योजना में क्या था? उस योजना में ये था कि मंदिर के सामने से सीवर लाइन डाल के और इसको मालदेपुर मोड़ पे जो है लेके जाना था पानी को, ताकि ये जो हमेशा का जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से व्यवस्थित हो सके। तो क्या ये हो गया है? नहीं, ये अब उसका परिणाम ये हुआ कि इसका उल्टा ढलान कर दिया गया है। जो पानी इधर से मालदेपुर मोड़ की तरफ जाना चाहिए था उसकी स्थिति ये हो गई कि मालदेपुर के मोड़ की तरफ का पानी इधर आने लगा। काम हुआ है वहाँ पे जहाँ पे पानी लगा? पाइपलाइन का काम हुआ है, लेकिन वो पाइपलाइन का गुणवत्ता और के साथ नहीं हुआ है, जिसके चलते वो काम नहीं सुचारू रूप से नाली की निकासी नहीं हो तो पाइप जो है, जो सीवर का जो आप बात कर रहे हैं, वो यहाँ से जहाँ लग रहा है वहाँ पाइप डालकर और मालदेपुर तक वो चला गया है? हाँ, पाइप गया है, पाइप गया है, चेम्बर बना के पाइप गया है। हाँ। लेकिन उनका जो है क्या कहते हैं कि नियमानुसार काम नहीं हुआ है। जो ढलान बनना चाहिए था नियमानुसार वो नहीं बना है, ऊपर करके चला गया है। क्या मानते हैं अधर में ही छोड़ के चले गए? हाँ, अधर में ही वो काम। जब आप किसी भी काम को कोई संस्था कराती है तो उसका दायित्व है कि वो काम पूरे रूप से जब पूर्ण हो जाए तभी उसको आपको छोड़ के जाना है। ये नहीं है कि आप उसको ऊपर करके और चले जाए। आप इस खाना पूर्ति केवल हुई है, काम पूरा नहीं हुआ। आप इस गांव के प्रतिनिधि भी है, इसके लिए आपने कोई पहल किया है, चाहे अधिकारियों से बातचीत करना, चाहे जनप्रतिनिधियों से बातचीत? आज से 1.5 साल पहले इसके लिए भी एक बार फिर जल जमा हुआ था, तो उसमें ये निदान निकाला गया था कि हमारे द्वारा पत्रक दिया गया, CDO साहब को भी दिया गया था, DM साहब को भी दिया था। उसी पत्रक के बिहाफ पे जो है कहते हैं कि उस समय जिला पंचायत के जो तत्कालिक JE साहब थे वो आए हुए थे और उन्होंने आके मौका मुआयना भी किया था और उन्होंने कहा था कि ठीक है इसको हम अपने विभाग द्वारा करवा देंगे। तो हुआ नहीं, वो काम आधा ही अधूरा, थोड़ा बहुत उन्होंने उधर हीरो एजेंसी के सामने तक करवाया, उसके बाद इसको अधर में छोड़ के वो भी चले गए। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। इटावा में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की 15वीं पुण्यतिथि पर भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के जिला अध्यक्ष संजेश कुमार के नेतृत्व में नवीन गल्ला मंडी में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और किसान नेता शामिल हुए। वरिष्ठ किसान नेता राजेंद्र सिंह ने बाबा टिकैत को किसानों का जननायक बताते हुए कहा कि उनका संघर्ष आज भी किसानों के लिए प्रेरणा है। वहीं जिला अध्यक्ष संजेश यादव ने कहा कि बाबा टिकैत ने किसानों के हक के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और संगठन उनके बताए रास्ते पर चलकर किसानों की आवाज बुलंद करता रहेगा। उन्होंने बताया कि भंडारे का उद्देश्य गरीब लोगों तक भी अच्छा भोजन पहुंचाना है। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत की 15वीं पुण्यतिथि है इस सब, और किस तरीके से आप टिकैत साहब को याद कर रहे हैं? माननीय
टिकैत साहब जी 2011 में 15 मई 2011 को हम सबको छोड़कर चले गए थे। आप मुजफ्फरनगर से आपने शुरुआत की और पूरे विश्व पटल पर आप छा गए। देखिए, शिक्षा ज़्यादा नहीं थी सुखदेव बाबा जी की, लेकिन उन्होंने जब चाहा तब, चाहे उत्तर प्रदेश का शासन हो और चाहे दिल्ली का शासन हो, जब मन में आया जब चाहा तब झुका दिया और अपनी मांग मनवाने के लिए अडिग रहते थे। अपनी मांगे मनवा के ही हटते थे। मेरठ कमिश्नरी पे एक बार 1 महीने धरना चला, कोई नतीजा नहीं निकला। न प्रशासन झुकने को तैयार था, न बाबा जी पीछे हटने को तैयार थे। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आईजी महोदय एक थे, उन्होंने जाके बाबा जी के सामने नतमस्तक हुए। बाबा जी इतनी बात पे ही खुश हो गए, कहने लगे अरे भाई इतना बड़ा अधिकारी और एकदम मेरे पैरों पड़ रहा, चलो भाई धरना खत्म करो। तो इतने सहृदय थे, सहनशील थे, बहुत ही सरल स्वभाव के थे। जो 1 महीने में धरना खत्म नहीं हुआ वो 1 सेकंड में हो गया। धमकियों से कभी डरते नहीं थे, कभी झुकते नहीं थे। वैसे कोई कितना भी झुका ले, कितने लचीले भी थे। बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए बाबा जी के समय में। उसमें एक बार आपने सिटिंग मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर जी को मन से उतारकर करवा में पानी पिलाया था, ये सबको पता। आपने मुंडेरवा कांड जब हुआ वहाँ सारी मांगे किसानों की मनवाई, करमू खेड़ा से लेके दिल्ली बोट क्लब, मेरठ कमिश्नरी, गोंडा बस्ती का जो मुंडेरवा कांड, बहुत बड़े बड़े आंदोलन आपने किए। हर जगह आपको सफलता मिली। जनता के मन में एक अटूट विश्वास था, बोले बाबा जी हैं तो हम हारेंगे नहीं। बाबा जी हमेशा जीत कर ही लौटे हैं। हम सब उनके अनुयायी हैं, इसीलिए हम आज उनकी पुण्यतिथि पर फूलमाला चढ़ाकर आपके चरणों में नमन करते हुए यहाँ सारे लोग उपस्थित हैं। और आपकी याद में भंडारे का भी प्रोग्राम है कि आपने पूरे जीवन गरीब, मजदूर, कमज़ोर, असहाय की लड़ाई लड़ी, तो कम से कम हम खाना तो खिलाएं गरीब मजदूरों को। यही वजह है कि बाबा जी को लोग याद करते हैं। चूँकि आप किसानों के हितों में आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं, कई प्रदर्शन, कई आंदोलन आपने किए, किस तरीके से याद कर रहे हैं? बाबा जी की प्रेरणा है और आपको भी धन्यवाद है जो आपने मेरी बात लगाई। और बाबा जी की प्रेरणा है कि आप इनके लिए, किसानों के लिए लड़ें। हम किसानों के लिए लड़ते हैं और आपके जनपद में कई कार्य करवाए, जैसे अनैया नदी है, पुरा नदी है, और इसके साथ साथ हर किसान के लिए लड़ने को तैयार है। तो ये आज पहल की शुरुआत आपने की है, गरीबों के लिए खाना बनवाया, भंडारा करवाया, क्या ये भविष्य में भी ऐसे ही चलता रहेगा? ये पिछली साल भी की थी और इस साल भी किए, हर साल करते रहेंगे और करते रहेंगे। इटावा से हमेशा ये खबर आती है, सभी विभागों में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चलन है, गरीब किसान मजदूर पीड़ित होते हैं। किस तरीके से आप उनकी लड़ाई करते हैं? हम किसानों की लड़ाई के लिए आधी रात तैयार रहते हैं। अगर किसान मेरे पास आए तो हम उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। और पीड़ित तो ये वास्तविक है कि हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार के लिए तो ये बीजेपी सरकार ही जानी जाती है, सीधी सीधी बात ये। अब हम ये नहीं कहेंगे कि कौन सरकार का वो है, लेकिन इस सरकार में सबसे अधिक भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे पत्रकार जी को, जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, उनको भी गलत तरीके से फंसा दिया गया था, तो उनके साथ भी हम खड़े हुए। इस तरीके से पत्रकार असित यादव को फंसाया गया। समाजवादी पार्टी के वो सांसद थे, क्या कहना चाहेंगे? वो किसी पार्टी के सांसद हों, हमें इससे नहीं मतलब है। हमें मतलब है कि गलत फंसाया और सांसद को इतने छोटे तुच्छ काम के लिए इतनी बड़ी सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि ये तो गरीबों का लिए है। ये जो कानून बना है ये गरीबों के लिए बना है, ये सांसदों के लिए नहीं है। सांसद तो खुद ही अमीरों में आ जाता है।
इटावा पुलिस ने जो मानक होते हैं SC ST मुकदमों के, उनको दरकिनार करके सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार करने का काम किया था। आप मौके पर थे, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस को कुछ कहना नहीं चाहिए। पुलिस की बात ये है कि जहाँ जरा सा वो मिला और गिरफ्तार कर। उससे पहले से कोई अनबन होगी, कुछ जलन होगी पहले से, इसलिए गिरफ्तार किया। इटावा से सीनियर संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। इटावा के जसवंत नगर में शादी समारोह में हवाई फायरिंग का भौकाल दिखाने की तैयारी कर रहे शातिर अपराधी उपदेश उर्फ लौवा को पुलिस ने थार कार समेत गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी आरुषि सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी कमल भाटी की टीम ने नगला राठौर मोड़ पर चेकिंग के दौरान आरोपी को दबोचा। तलाशी में थार से 315 बोर की 2 लाइसेंसी राइफलें और कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वो उसराहर में एक शादी समारोह में हवाई फायरिंग कर रौब जमाने जा रहा था। बरामद राइफलें संजीव कुमार और सत्येंद्र की बताई गई हैं, जिनके लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी पर पहले से हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 8 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने थार कार को भी सीज कर आरोपी को जेल भेज दिया। आज दिनांक 15/5/2026 को थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा नगला राठौर मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान जरिए मुखबिर खास थाना जसवंत नगर पुलिस को सूचना मिलती है कि छिमारा रोड से जसवंत नगर की तरफ एक थार गाड़ी में एक व्यक्ति कुछ शस्त्रों के साथ घूम रहा है। सूचना मिलने पर थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा छिमारा रोड पर चेकिंग लगाई जाती है और थार गाड़ी की चेकिंग की जाती है, जिसमें 2 राइफल मिलती हैं। जब उन 2 राइफल के बारे में अभियुक्त से पूछा जाता है तो वह कोई वैध प्रपत्र उनके संबंध में नहीं दे पाता है। उन राइफल के बारे में जानकारी की गई तो पता चला कि वह संजीव कुमार निवासी परसौआ की लाइसेंसी राइफल है। अभियुक्त से पूछा गया तो उसने बताया कि वह उन राइफलों को शादी में हर्ष फायर करने के उद्देश्य से और दबंगई दिखाने के लिए लेकर के आया था। थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त का नाम उपदेश उर्फ लौवा पुत्र राम प्रकाश निवासी परसौआ थाना जसवंत नगर है। उपदेश उर्फ लौवा के ऊपर लगभग 7 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें गैंगस्टर जैसे संगीन अपराध भी शामिल हैं। थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा मौके से 2 लाइसेंसी राइफल 315 बोर, 12 जिंदा कारतूस 315 बोर, एक एंड्रॉइड फोन कब्जे में लिया गया है। साथ ही थार गाड़ी को MV Act 207 के अंतर्गत सीज किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के बीच पेट्रोल डीजल संकट और प्रधानमंत्री की ईंधन बचत अपील के बाद गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने अनोखी पहल करते हुए सरकारी वाहन छोड़कर 2 पहिया वाहन से कलेक्ट्रेट पहुंचकर संदेश दिया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अनावश्यक सरकारी काफिले और वाहनों का उपयोग कम किया जाए। केवल कानून व्यवस्था जैसी जरूरी स्थितियों में ही सरकारी वाहन प्रयोग में लाए जाएं। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा देने और कार पूलिंग अपनाने की भी हिदायत दी है। सर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की थी और उन्होंने भी अपना काफिला कम कर दिया। इसी कड़ी में आपकी तरफ से निर्देश दिए गए और आप खुद भी बाइक से आए। जी बिल्कुल, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से आह्वान किया था और उसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश सभी को दिए थे मितव्ययता बरतने के। तो चूंकि ये देश के लिए कार्य है और हम सब लोग उनके हर आह्वान के साथ हैं, तो इसीलिए हमने स्वयं भी ये निर्णय लिया है सभी सरकारी कार्यालयों में पेट्रोल और डीजल की बचत करने के लिए मितव्ययता को अपनाएं। उसके क्रम में मैंने भी स्वयं ये निर्णय लिया है कि जब मैं कार्यालय यहाँ पर आऊँगा तो कार पूल या बाइक पूलिंग का जो विषय है कई बार तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। एस्कॉर्ट आदि का यूज़ नहीं करेंगे। कहीं पे बहुत ही अत्यावश्यक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो उसी में ही उन सब चीज़ों को यूज़ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वर्चुअल मीटिंग्स का हम लोगों ने कंपलसरी कर दिया है। अब से जो भी मीटिंग्स होंगी वो वर्चुअल मीटिंग्स होंगी और ताकि दूर दूर से लोगों को कार्यालयों में ना आना पड़े। और अन्य जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उनको भी हम लोग निर्देशित करेंगे कि वो कार पूलिंग के माध्यम से या बाइक पूलिंग के माध्यम से यथासंभव जिनके घर आसपास हैं वो पैदल भी कार्यालय आ जा सकते हैं। कोई अत्यावश्यक परिस्थितियाँ हो तो ही वो अपने वाहन का यूज़ करें। सर, किसी भी कार्य में जन सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो ऐसे में क्या गाजियाबाद वासियों से अपील करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जन सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण होती है और उदाहरण से ही हम उसे आगे लागू करा सकते हैं। अगर हम व्यक्तिगत रूप से अपना आचरण
ना रखें और हम बाकी लोगों को इस चीज़ के बारे में कहें तो उतना उसका फर्क नहीं पड़ता। तो निश्चित रूप से अगर मैं कोई अपील करूंगा तो उससे पहले मैं स्वयं भी उसे अपनाऊं। तो ये हमारा एक उद्देश्य है और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि चूँकि देश के सामने जो एक आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, निश्चित रूप से देश हित में बहुत महत्वपूर्ण है और आप सब लोग भी यथासंभव स्वयं और अपने परिवार को मोटिवेट करें कि अनावश्यक हम जो डीजल और पेट्रोल की खपत करते हैं तो उसको मिनिमाइज करें। आवश्यक दशाओं में ही हम लोग वाहन का यूज़ करें और एक परिवार में 3 या 4 गाड़ियां हैं तो एक गाड़ी से भी पूल करके भी उसको चलाया जा सकता है तो उसको करें। और जो आह्वान किया गया है सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का, उसको भी मेट्रो के माध्यम से, ई रिक्शा के माध्यम से तो आदि भी अगर आप ट्रैवल करेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है हम सब लोग उसमें सहभागी बनेंगे। सर गाजियाबाद के अंदर क्या कोई स्कूलों को लेकर ऑनलाइन कक्षा या वर्क फ्रॉम होम या नो कार्ड दिल्ली ऐसी कोई व्यवस्था ला रही है? देखिए वो निर्णय प्रदेश सरकार का होता है, वहाँ से जो हमें डायरेक्शन मिलेंगे उसको हम लागू करेंगे। अभी फिलहाल डायरेक्शन हमारे स्वयं के लिए और हमारे लोगों के लिए है तो वो मैंने आप भी आपको सूचित किया है। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। नोएडा के थाना सेक्टर 142 पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 15 लाख रुपए कीमत के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नंगली वाजिदपुर निवासी महेंद्र और जुनैद उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी साप्ताहिक बाजारों और मार्केट क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपियों के पास से पुलिस ने 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट और 1 स्कूटी बरामद की है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इनके आपराधिक इतिहास की भी जाँच की जा रही है। चोरी करते थे, इनके पास से क्या क्या सामान बरामद हुआ? थाना 142 की पुलिस टीम द्वारा एक शातिर और पेशेवर चोरों के गैंग को बस्ट किया गया है और ये पर्दाफाश किया गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये नगला वजीदपुर थाना एक्सप्रेसवे के रहने वाले हैं। इनके द्वारा साप्ताहिक बाजार और अन्य आयोजनों पर और लोगों के घरों, दफ्तरों में खुली खिड़कियों पर अथवा जब कभी इनको ऐसा मौका मिलता था और लोग रिलैक्स होते हैं उस समय उनके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि, ये वहाँ से उसकी चोरी कर लेते थे, वहाँ से गायब कर देते थे और फिर ग्राहकों को तलाश करके उनको ये बेचते थे। इनके कब्जे से 18 मोबाइल फ़ोन, 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट और 1 चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। जो स्कूटी बरामद हुई है ये भी 16 जनवरी को ये चोरी की गई थी एडवांस क्षेत्र से, थाना 142 के अंतर्गत, जिसका अभियोग दर्ज है। एक अन्य बाइक भी इनके द्वारा चोरी की गई थी एक्सप्रेसवे क्षेत्र में, उसका भी अभियोग दर्ज है। इस प्रकार ये पेशेवर चोर थे और विशेष रूप से दोपहिया वाहन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स इनके द्वारा जब भी मौका मिलता था घरों से, कार्यालयों से और किसी सार्वजनिक हाट बाजार और साप्ताहिक बाजार इत्यादि में जहां इनको मौका मिलता था वहां से ये इसको उड़ा देते थे और सस्ते दामों पर अपने ग्राहक तलाश कर बेचते थे। नोएडा से सीनियर संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। रायबरेली में किसान कल्याण एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सदाशिव पांडे ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि जनपद में गेहूं खरीद में भ्रष्टाचार हो रहा है और सरकारी समितियों में किसानों को समय से यूरिया और डीएपी खाद नहीं मिल पा रही है। साथ ही नसीराबाद थाना क्षेत्र में बिना लाइसेंस फर्जी मेडिकल स्टोर, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी क्लिनिक लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनपद में चारागाह, बंजर भूमि और तालाबों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिस पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मैं सदाशिव पांडे, जिला अध्यक्ष किसान कल्याण एसोसिएशन राजनीतिक रायबरेली। आप लोग ज्ञापन देने आए, क्या समस्या है? आज हमारे संगठन की मासिक पंचायत थी। पंचायत में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोगों ने पंचायत किया है, जिसमें प्रमुख रूप से गेहूं खरीद में भ्रष्टाचार हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समय पर खरीद केंद्र प्रभारियों को बोरी नहीं दी जा रही है। सभी साधन सहकारी समितियों में यूरिया और डीएपी खाद उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि धान के खेती का समय आ गया है। गरीब किसान, दिव्यांग महिलाओं, वृद्धों को पेंशन ससमय तत्काल दिलाया जाए।
रायबरेली जनपद में सुरक्षित भूमि, तालाब, घोर गड्ढा, चारागाह, खलिहान की भूमि पर जो अतिक्रमण हुए, अवैध कब्जे हुए, उनको तत्काल अभियान चला करके खाली कराया जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नसीराबाद में महिला चिकित्सक की बिना मौजूदगी में स्टाफ नर्स द्वारा प्रसव कराया जाता है, जिससे नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसकी जांच कराई जाए और वहां पैसे की वसूली भी की जा रही है, अवैध वसूली बंद कराई जाए। बेहटा खुर्द ग्राम पंचायत बेहटा खुर्द तहसील सदर में तालाब, चारागाह, घोर गड्ढा की जमीन पर बहुत ज्यादा लोगों ने अवैध कब्जा करके अपने पक्के मकान बना लिए हैं। तमाम लोगों को बेदखली की कार्रवाई की गई है, किंतु आज तक उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया है। इन्हीं 8 बिंदुओं को लेकर के आज हमारे संगठन ने मासिक पंचायत किया है। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। संभल जनपद के थाना नखासा क्षेत्र से मोहल्ला दीपा सराय ठंडी कोठी इलाके में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 20 साल पुराने अवैध निर्माण को हटवा दिया। प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया गया। जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। नवनियुक्त जिलाधिकारी अवैध कब्जों को लेकर काफी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि संभल जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। प्रशासन द्वारा लगातार चिन्हित अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि और अवैध कब्जों के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल इलाके में प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद पुलिस ने धोखाधड़ी, कूट रचना और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण के मामले में वांछित अभियुक्त सचिन शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में की गई कार्रवाई के दौरान आरोपी को अतिवरा गंगा एक्सप्रेसवे पुल के नीचे से पकड़ा गया। आरोपी पर वादिनी से सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर करीब 30 लाख रुपए और जेवरात हड़पने, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, दस्तावेज देने और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप है। पुलिस ने उसके कब्जे से मोबाइल फोन, बैंक, चेकबुक, जाली दस्तावेज, आधार कार्ड, ऑफर लेटर और अन्य कागजात सहित नकदी भी बरामद की है। मामले में आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं की बढ़ोतरी कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति, खासकर बांसडी विधानसभा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शंभू शरण ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लोकसभा क्षेत्र 71 में समाज सेवा के जरिए अपनी पहचान बना रहे समाज सेवी योगेश्वर सिंह को लेकर बड़ा दावा किया है। शंभू शरण ने बांसडी की राजनीति की तुलना सीधे तमिलनाडु की राजनीति से करते हुए कहा कि जिस तरह वहां चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी पार्टियां हार गई और थलापति की सरकार बनी, उसी तरह बांसडी की जनता भी अब पुराने चेहरों से उब चुकी है और बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि योगेश्वर सिंह बिना किसी सरकारी या राजनीतिक पद पर रहते हुए भी अपने निजी संसाधनों से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। यही वजह है कि क्षेत्र की जनता उन्हें अपना सच्चा नेता मानने लगी है और उनके समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता ने योगेश्वर सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सोच साफ और सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि राजनीति में वही व्यक्ति सफल होता है जिसकी सोच जनता और समाज के हित में हो। शंभू शरण के इस बयान के बाद बांसडी विधानसभा की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। शंभू शरण जी, जिस तरह से देखा जाए कि एक नाम चारों तरफ गुजर रहा है योगेश्वर सिंह जी का, किस तरह के व्यक्ति हैं, क्या समाज में उनका स्टेटस है? देखिए, समाज में ये अपने स्तर से, अपने निजी संसाधनों से जनसेवा कर रहे हैं और बांसडी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति में बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में जो आ रहा है, जैसे अभी चुनाव हुआ, 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हुए और तमिलनाडु में जनता ने अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके और एडीएमके दोनों को धूल चटाया और थलपति विजय कुमार को जिताया। उसी तरह से बांसडी विधानसभा क्षेत्र में जनता पुराने लोगों से उब करके और योगेश्वर सिंह जैसे समाज सेवी को जो है पसंद करना चाहती है और निश्चित है कि अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब योगेश्वर सिंह जैसे लोग हम लोगों के प्रतिनिधि होंगे। निरंतर लगातार वो मेहनत कर रहे थे, भारतीय जनता लगातार जनसेवा कर रहे हैं और ऐसा कोई नहीं दिखाई देता है। कुछ लोग आते हैं, भादों में मेढक की तरह आते हैं, 2-4 महीना चुनाव के टाइम पर सेवा करते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन मैं योगेश्वर सिंह जी को कई सालों से देख रहा हूँ, चाहे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, लड़ना भी गारंटी नहीं है, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे भगवान जानते हैं, लेकिन जनसेवा करना इनका प्राथमिकता है। जनसेवा को जो है अपना ये कर्म समझते हैं और ऐसे कर्मयोगी जनसेवक को जनता चुनना पसंद करेगी और भगवान से भी प्रार्थना है कि ऐसे जनसेवक को ही प्रतिनिधि बनावे जो जनता के दुख सुख को समझता है। आए दिन देखा जाता है कि समाज में तरह तरह के समाज सेवा करते हैं, चाहे बच्चों को स्कूटी हो, साइकिल हो, जो
जो पास कर रहे हैं पढ़ाई में, अपना अच्छा मार्क ला रहे हैं, इसके अलावा अन्य सामाजिक कार्यों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। किस तरह का समाज सेवा देख रहे हैं आप? सोच सकारात्मक है और सकारात्मक सोच वाले नेता ही देश का भाग्य बदल सकते हैं, प्रदेश का भाग्य बदल सकते हैं, जिला और क्षेत्र का विकास बदल सकते हैं। जब निगेटिव सोच वाले नेता आएंगे जो अपने धन कमाने के लिए विधानसभा में, लोकसभा में पहुंचना चाहते हैं, वो विधानसभा नहीं बदल सकते हैं, लोकसभा नहीं बदल सकते हैं। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो स्वयं सकारात्मक सोच रख करके अपना भी नुकसान करना पड़े तो क्षेत्र में अपना नुकसान करके भी जनता का सेवा करे। ऐसे जोगेश्वर सिंह को लोग पसंद कर रही है और हर गांव में जोगेश्वर सिंह की चर्चा है। और हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जोगेश्वर सिंह जैसे नेता को टिकट दें ताकि जनता का विकास हो सके और जनता जो है महसूस करे कि आज़ादी के बाद से बांडी में या सलेमपुर में कोई ऐसा नेता आया है जो जनता के प्रति सोच रहा है। अगर बाई द वे किसी पार्टी से ये टिकट नहीं लेकर आते हैं और अकेले ही अपने दम पे अगर चुनाव लड़ रहे हैं, आगामी किसी चुनाव में अगर भागीदारी अपना निभाते हैं और चुनाव लड़ने की मूड बना रहे हैं, तो क्या जनता किस तरह का इनको विजय हासिल देगी? थलपति विजय कुमार और राजा भैया का उदाहरण देख लीजिए। ये किसी दल के मोहताज नहीं है, जनसेवा किसी दल का मोहताज नहीं होता है। और जनता दल बाद में, पहले जनसेवा देख रही है और राजा भैया जनसेवा करके आज तक कभी हारे ही नहीं, हमेशा निर्दलीय जीतते हैं। थलपति अभी ताज़ा उदाहरण है, थलपति विजय कुमार ने दिखाया कि दल पार्टी कोई मायने नहीं है, मोहताज नहीं है। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर की तहसील मड़ावरा में उपजिलाधिकारी मदन मोहन गुप्ता ने कस्बा मड़ावरा स्थित परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी बच्चों को पढ़ाते हुए अध्यापक की भूमिका में भी नजर आए। उन्होंने विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर उनके शैक्षिक स्तर पर आकलन किया और सवाल जवाब के माध्यम से पढ़ाई की गुणवत्ता को परखा। इस दौरान विद्यालय की साफ सफाई, भौतिक व्यवस्थाएं, मिड डे मील को भी जांचा गया जो निर्धारित मेन्यू के अनुरूप पाया गया। उपजिलाधिकारी ने अध्यापकों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। मड़ावरा ललितपुर से सीनियर संवाददाता मयंक महत की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के अंतु थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी अभिषेक सिरोही ने मानवीय पहल करते हुए एक विधवा महिला के डूबे हुए 50,000 रुपए वापस दिलवाए। गोबरी निवासी गायत्री सिंह, जिनके पति का कुछ महीने पहले निधन हो चुका है, उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि पप्पू सोनी द्वारा उनके पैसे लौटाए नहीं जा रहे हैं। मामले में थाना प्रभारी के निर्देश पर हल्का दरोगा रामशंकर पांडे ने कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर महिला के 50,000 रुपए वापस दिलवाए। पैसे वापस मिलने पर पीड़िता ने राहत की सांस ली और पुलिस का आभार जताया। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र में मिर्जापुर हाईवे सफर पर मर्दापुर गधियाव गांव के पास डंपर ने पीछे से अप्पे में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अप्पे में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद डंपर चालक और अप्पे चालक मौके से फरार हो गए। सूचना पर थाना प्रभारी करछना प्रवीण कुमार गौतम पुलिस टीम के साथ पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। घायलों में रितेश और आकाश को CSC करछना में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य घायलों को निजी अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर में AIMIM के जिलाध्यक्ष निशात अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल और भारतीय चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे द्वारा AIMIM और पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कथित अमर्यादित और भड़काऊ टिप्पणी का विरोध किया। निशात अली ने आरोप लगाया कि मंत्री ने AIMIM को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ओवैसी को लेकर आपत्तिजनक तुलना की है, जो संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। उन्होंने ऐसे बयानों पर FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई और मंत्री को पद से हटाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो माहौल बिगड़ सकता है। अभी आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने आए थे, क्या कुछ मामला था? महाराष्ट्र में एक नीतीश राणे है जिसकी हाइट बहुत कम है, इतनी कम है कि उसको हमारे सदर साहब अपने जेब में लेके चले जाएंगे हैदराबाद तो पता भी नहीं चलेगा। ऐसे इस तरीके की पर्सनालिटी का एक व्यक्ति है जो विधायक और मंत्री है गलती से महाराष्ट्र के अंदर, वो हमेशा आए दिन जो है मुसलमानों के खिलाफ और मुस्लिम नेताओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है। इस बार उसने जो है हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के खिलाफ गलत बयानबाजी की है, PFI से तुलना की है। उसके बाद फिर उन्होंने हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ जो है ओसामा बिन लादेन से तुलना की, जिसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। उसी के विरोध प्रदर्शन में हम लोग आए हुए हैं और जिला अधिकारी के द्वारा हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी
और भारतीय चुनाव आयोग को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और ये मांग की है कि जो है इसको बर्खास्त किया जाए महाराष्ट्र की असेंबली से, ताकि यह एक वो रहे कि कोई इस तरीके की भाषा का प्रयोग किसी सम्मानजनक व्यक्ति के लिए ना करे। अगर आप लोगों की जो मांग है तो पूरी नहीं होती तो फिर आगे की फिर हम लोग और प्रदर्शन करेंगे। आगे जिस तरह पार्टी का गाइडलाइन होगा, जिस दिशा निर्देश आएगा, उसी हिसाब से फिर से काम किया जाएगा हम लोग। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।